ओके स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो जो इस वीडियोस को देखते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और जो मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं, उन सबसे मैं जो हूँ वो मुखातिब हूँ। और इस वीडियो को शुरू करते हैं नए चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 7, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सारे चैप्टर्स कब आएंगे और कितना टाइम लगेगा, तो उस बारे में मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। असल में मैं अभी बीच में बहुत बिजी हो गया था, क्योंकि मैं खुद भी अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था वीडियोस बनाने का, और इस वजह से डिले आ गया। और दूसरा ये कि जो आप लोगों के तो पेपर्स में अभी मेरे ख्याल में मई या जून के फर्स्ट वीक में, मई के एंड में या मिड में ऐसे आपके पेपर्स हैं। तो अभी आपके पास जनवरी है, आपके पास फेब है, मार्च है, मई अप्रैल है। तो आपके पास अभी आराम से प्रिपरेशन के लिए अच्छा खासा टाइम है, अगर आप टाइम अपना मैनेज करके चलेंगे। ठीक है, तो अभी भी मैं बस ये बता रहा हूँ कि असल में मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं जो अभी कुछ दिनों में, तो उसकी मैं तैयारियों में लगा हुआ था। तो इस वजह से मैं जो हूँ वो थोड़ा बहुत बिजी हो गया था, जब भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर मैंने बड़ी मुश्किलों से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाई, क्योंकि वीडियो बनानी ज़रूरी थी। और मुझे मुझे भी इस बात की फिक्र थी कि चैप्टर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे, काफ़ी टाइम निकलता जा रहा है। फिर जब मेरे पेपर्स बिल्कुल करीब होंगे तो फिर तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। लेकिन अभी मैं आपको ये इंश्योर कर रहा हूँ इस बात से कि अभी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास सारे के सारे चैप्टर्स इसी मंथ में, मोस्ट प्रोबेबली में 5 चैप्टर्स आपके रह गए हैं। 4 चैप्टर्स मैं आपको करवा चुका हूँ और 5 चैप्टर्स आप लोगों के रह गए। तो इसी मंथ के अंदर अंदर आपको पांचों चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बस ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने लेक्चर्स को पेंडिंग मत रखिएगा। अगर आप भूल गए तो वापस रिवाइज करें चैप्टर्स को। ठीक है, 9 क्लास के भी आपके पास, अगर जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो 9 क्लास के भी आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई, लेकिन ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 9 क्लास का कोई कॉन्सेप्ट आप 10 क्लास में पढ़ रहे हो तो आप 9 क्लास की भी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो मैं यही आपको फिर बताऊंगा कि इंशाल्लाह अब इसी वीक में पॉसिबल हुआ तो मैं पांचों के पांचों चैप्टर आपको इसी वीक में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आप जो कोशिश ये करा करें कि आप बुक्स पे, जैसे जो मैं मार्क करवाता हूँ क्वेश्चन, आप उसकी रजिस्टर्स बनाएं। ठीक है, और उस उन उन क्वेश्चंस को आप फिर नोट करें अपने रजिस्टर्स में। ठीक है, क्योंकि बुक पे कंप्लीटली आप याद करने वाला मटेरियल मटेरियल जो आप मार्क करते हो, बुक आपकी बहुत सारी दूसरे पर्पस के लिए होती है, रीडिंग के लिए होती है। आप बुक्स को बिल्कुल मैं आपको लिखने के लिए पहले से बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। ठीक है, और लिखने से बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं, जहन में रिटेन जाती हैं। चले, अब ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते, हम जल्दी जल्दी चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं और उसको एंड करते हैं। ठीक है, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। अब मैन और ये वाले चैप्टर्स थोड़े मतलब इस चैप्टर में मुझे पता है उकताहट हो जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर है थोड़ी सी बोरिंग, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इनको अच्छी तरह बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों को सही से समझ आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। यानी कि हम लोग, जो हम इंसान हैं और जो एनिमल्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। मैन का मतलब सिर्फ हम ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो जानदार चीज है उसके बारे में बताया गया है कि वो अपने इन्वायरमेंट में कैसे रहती है, कैसे सरवाइव करती है, कैसे जिंदा रहती है। ठीक है, और दूसरा ये कि जाहिर सी बात है, जिंदा रहने के लिए उसको कुछ स्ट्रगलिंग करनी पड़ेगी। तो उस स्ट्रगल के बारे में इस चैप्टर में बताया हुआ है कि कोई भी जानदार चीज अपने एनवायरनमेंट में कैसे सरवाइव करती है। एनवायरनमेंट और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है और कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी मैंने आपको 1000 दफा पढ़ाई है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी मैं फिर बता देता हूँ। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो कि आप जो भी आपके ऑर्गेनिक सॉरी आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो
और आपके ऊपर उस एनवायरनमेंट के क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, क्या असरात हो रहे हैं आपको उस एनवायरनमेंट में रहने से। जैसे सर्दियों में आप देखते हैं आपके ऊपर क्या असरात होते हैं, ठीक है, आप गर्म कपड़े पहन लेते हो, आपकी एनवायरनमेंट वो लाइफस्टाइल चेंज रहता है सर्दियों में। और इसी तरह गर्मियों में लाइफस्टाइल चेंज रहता है, एनवायरनमेंट के आप पे इफेक्ट्स। और आप जो हो वो जाहिर सी बात है ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो हाँ ये हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जो बाहर मौजूद इन्वायरमेंट में हार्मफुल गैसेस हैं उनको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे लिए एयर को प्यूरिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे इन्वायरमेंट के हम पे क्या असरात हैं, इन सारी चीजों को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो यहाँ से मैं फिर आपको डेफिनेशन मार्क करवा देता हूँ, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट की स्टडी, इकोलॉजी। इकोलॉजी भी कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को, ठीक है। तो ये आपकी एक डेफिनेशन हो गई इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इसको नोट कर लीजिएगा, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की हेडिंग आ गई, ठीक है। फिर बायोस्फीयर, मैंने आपको बायोस्फीयर भी बताया कि बायोस्फीयर क्या होता है कि आपके जो अर्थ है, आपकी जो दुनिया है, जहां जहां लाइफ, वैसे तो हर जगह लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो पूरी जो दुनिया है ना वो बायोस्फीयर है। स्फेयर किसे कहते हैं, स्फेयर कहते हैं जो गोल बॉल जैसी शेप होती है ना, बॉल शेप को हम स्फेयर कहते हैं ज्योमेट्री में। और बायो का मतलब होता है लाइफ, स्फेयर का मतलब वो स्फेयर का मतलब असल में इस दुनिया के बारे में बताया जा रहा है कि इस दुनिया को बायोस्फीयर कहा जाता है क्योंकि इस दुनिया पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। बाकी आप जितने भी प्लैनेट्स देख लो, मार्स, मरकरी, वीनस, ठीक है, जुपिटर, इन पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये बायोस्फीयर नहीं है। बायोस्फीयर कौन है, सिर्फ अर्थ है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन मैंने आपको वैसे लिखवाई ही, मैंने आपको पहले पिछले चैप्टर्स में लिखवाई है, लेकिन अच्छा है आप दोबारा लिख लें, आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। बायोस्फीयर की हेडिंग आती है लाइफ सस्टेनिंग एनवेलप ऑफ अर्थ इज कॉल्ड बायोस्फीयर, जहां जहां पे लाइफ पाई जाती है, ठीक है। फिर पॉपुलेशन, अच्छा हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट जिस जहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। फॉर सपोज अगर हम डक्स की बात करें, डक्स की, तो डक्स कहाँ रहती हैं, वो रिवर्स में, रिवर्स या पॉन्ड्स वगैरह हो गए वहां पे रहती हैं, ठीक है। और तालाब वगैरह में डक्स पाई जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिशेज ओशन में रहती हैं, समंदर में रहती हैं, रिवर में रहती हैं, तो इनका हैबिटेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा बर्ड्स वगैरह अपने नेस्ट में रहती हैं, ठीक है। या कुछ फार्म्स वगैरह होते हैं, वहां पे उनके लिए स्पेशल जगहें होती हैं, वो उनका हैबिटेट हो गया, जहाँ पे कोई इंसान, जहाँ पे सॉरी जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। जैसे हम लोग अपने घरों में रहते हैं तो हमारा घर हमारे लिए एक हैबिटेट हो गया, ठीक है, हैबिटेट ये रहा। और पॉपुलेशन क्या होता है, बहुत सारे, अगर फॉर सपोज मैं एक ही हैबिटेट के अंदर बहुत सारे उसी जैसे दिखने वाले एनिमल्स को इकट्ठा जमा कर दूं तो वो पॉपुलेशन हो गया। जैसे फिश, बहुत सारी फिशेज होंगी तो वो फिश की पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारी फिशेज होंगी, जैसे फॉर सपोज एक फिश का नाम है, फिश कोई सी भी फिश ले लो, बहुत सारी फिशेज होती हैं, मेरे जहन में भी नाम तो नहीं आ रहा, लेकिन हम चलो फिश की एग्जांपल नहीं लेते, हम किसी बर्ड की एग्जांपल ले लेते हैं। स्पैरो वगैरह हो गया, जो चिड़िया होती है, ठीक है। अगर वो बहुत सारी तादाद में जमा हो जाएं, सिर्फ स्पैरो की बात करूं, सिर्फ स्पैरो, उसमें क्रो नहीं होगा, उसमें चिकन नहीं होगी, मतलब हैन जो होती है, हालांकि ये भी बर्ड्स है ना, लेकिन हम इनको इस मतलब इस कैटेगरी में नहीं डाल रहे, हम स्पैरो की बात कर रहे हैं। स्पैरो की बहुत सारी पॉपुलेशन हो गई, ठीक है, यानी कि बहुत सारी स्पैरोज अगर आपस में जहां वो रह रही हैं, फॉर सपोज अगर वो पेड़ पे रह रही हैं, तो बहुत सारी स्पैरोज का अगर जो है वो ग्रुप आपस में आपको कहीं नजर आए तो वो उनकी पॉपुलेशन होती है, ठीक है। एक ही तरह की स्पीशीज, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम स्पीशीज लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहां से आपने शुरू करना है, पॉपुलेशन की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है, यानी कि एक ही जैसे दिखने वाले एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर एक ही जगह पे रह रहे हो, शर्त क्या है, वो एक ही जैसे दिखते हो और एक ही जगह पे रह रहे हो, तो वो पॉपुलेशन कहलाती है, ठीक है। यानी कि स्पैरोज अगर बहुत सारी जमा है एक जगह पे, पेड़ पे बहुत सारी स्पैरोज जमा है, वहां पे कोई क्रो नहीं है, यानी कि कोई कौवा नहीं है, वहां पे कोई ईगल नहीं है, यानी कि कोई चील नहीं है,
वहां पे कोई दूसरा कोई बर्ड वगैरह, जैसे पिजन हो गया, या पिजन वगैरह हो गए, और जो डिफरेंट जो आपके पास कोयल, हाँ कोयल हो गई, लेकिन इन इसमें ये सारे डिफरेंट बर्ड्स हैं, तो हम सिर्फ स्पैरो की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक जैसे दिखने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह पे रह रहे हो, तो वो पॉपुलेशन, और वो बहुत सारी तादाद में होने चाहिए, जब भी वो पॉपुलेशन बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कम्युनिटी। अब कम्युनिटी क्या होती है, यहां से कम्युनिटी की डेफिनेशन शुरू होगी। द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट लिव्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, हैबिटेट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड कम्युनिटी। ये कम्युनिटी की डेफिनेशन को नहीं डेफिनेशन हो गई ये। आपने, मैं आपको साथ साथ तरह से करवाता जा रहा हूँ, ताकि आप लोग साथ साथ ही मार्क करते जाओ, साथ साथ समझते जाओ। ठीक है, यानी कि अगर अब पहले तो मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा था ना, एक जैसे दिखने वाले। अब फॉर सपोज एक जगह मैं पॉपुलेशन ला दूं स्पैरो की, एक जगह मैं ला दूं क्रो की, एक जगह ला दूं मैं पिजन की, तो ये सारे ये अलग अलग पॉपुलेशन है ना। क्रो की पॉपुलेशन अलग हो गई, पिजन की पॉपुलेशन अलग हो गई, और स्पैरो की पॉपुलेशन अलग हो गई, और भी डिफरेंट बर्ड्स आप ले लो। ठीक है, और उन सबको एक जगह पे मिला दो। ठीक है, इन ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पॉपुलेशन है ना, और एक जगह पे ये रहने लगे, और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें, बातचीत करें। ठीक है, वो किसी तरीके से भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन को हम पॉपुलेशन नहीं कहेंगे, फिर उसको क्या कहते हैं, कम्युनिटी। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो मैंने बता दिया ना क्या होती है। अब अगर बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशन, क्रो की पॉपुलेशन, ईगल की पॉपुलेशन, स्पैरो की पॉपुलेशन, और पिजन की पॉपुलेशन, ये सब आपस में एक जगह एक साथ रहने लगे, एक ही इन्वायरमेंट के अंदर, एक हैबिटेट, हैबिटेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक एनवायरनमेंट के अंदर ये सब आपको अगर पाई जाए, तो वो सारा क्या कहलाता है, कम्युनिटी। जैसे हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कम्युनिटी तो है। हमारे इधर उधर हम इंसानों की पॉपुलेशन है। ठीक है, हम इंसानों की पॉपुलेशन में रह रहे हैं, और बर्ड्स भी हैं यहाँ पे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैं। हम देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं, उनकी पॉपुलेशन हो गई। तो हम एक ही, यानी कि डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं हम, और एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो वो कम्युनिटी होती है। ठीक है, जैसे जंगल में बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं ना, सिर्फ आपको हिरन नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको जेब्रास नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको जिराफ्स नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको लायंस नहीं दिखेंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की पॉपुलेशन नजर आएगी। वो एक ही जगह पे एक फॉरेस्ट में रह रहे हैं, एक एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, तो वो पॉपुलेशन नहीं कहलाती, वो फिर कम्युनिटी कहलाती है। पॉपुलेशन सिर्फ एक, पॉपुलेशन कब कहलाएगी, जब सिर्फ एक जैसे दिखने वाले जानदार जो हैं वो एक जगह पे या एक जगह पे नजर आए। जैसे कभी आपको बर्ड्स दिखती हैं, पिजन वगैरह जब उड़ते हुए नजर आएंगे आपको, कभी बारिश के मौसम में, कभी एक साथ फ्लाई करते हुए नजर आएंगे एक साथ। ठीक है, तो वो पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स पिजन होता है। ठीक है, उसमें आपको बीच में कोई दूसरा बर्ड नहीं नजर आ रहा होगा, उसमें सारे वो सारे पिजन ही होंगे, तो वो पॉपुलेशन होता है। ठीक है, अच्छा, फिर आता है व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बहुत, इकोसिस्टम में कोई मुश्किल बात नहीं है। यानी कि अगर मैं बात करूं, हमारे इकोसिस्टम क्या है, हमारा, हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो हमारा इकोसिस्टम हो गया। फिशेस का इकोसिस्टम क्या है, फिशेस जिस ओशन में रह रही है, तो वो ओशन का इकोसिस्टम, यानी कि ओशन में क्या क्या कौन कौन से जानदार होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, क्योंकि ओशनिक प्लांट्स अलग होते हैं ना जो ओशन में जो पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, अ फ्रेश वाटर पॉन्ड includes a population of hydrilla, population of frogs, insects, worm, रोहू फिश का नाम है। ठीक है, and many other kinds of animals member community interact with each other as well as with their non living environment। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि अब डिफरेंट कम्युनिटी आपस में इंटरैक्ट कर रही है, जैसे हमारी कम्युनिटी अलग है, फिशेस की कम्युनिटी अलग है। फिशेस ओशन में रहती हैं, हम ओशन में नहीं रहते, लेकिन हम अगर फिशेस ना हो, या अगर ओशन नहीं होगा, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर ये वाला ड्राई एनवायरनमेंट नहीं होगा, तो फिशेस जिंदा नहीं रह सकती। ठीक है, हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो यही हमारा इकोसिस्टम होता है। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ किस तरह इंटरेक्ट करती है, किस तरह रहती है, वो इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है,
अच्छा, तो इकोसिस्टम की तो ये डेफिनेशन हो गई। वैसे इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिखी हुई ऊपर, यानी कि आप लोगों को मैंने पहले से कराई हुई है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इकोसिस्टम की डेफिनेशन, अगर नीचे कहीं गिवन है तो मैं आपको वहां से मार्क करवा देता हूँ इकोसिस्टम की। काफी बड़ा ये चैप्टर है तो हमें इसको थोड़ा जल्दी जल्दी इसमें स्पीड पकड़नी है ताकि ये जल्दी खत्म हो सके। इकोसिस्टम ये रहा, ठीक है। इकोसिस्टम ये आपको मिलेगा पेज नंबर 164 पे है ये, ठीक है। 164 पे पॉइंट नंबर 3 है इकोसिस्टम की। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इकोसिस्टम की हेडिंग आएगी, आप ऊपर वाली नहीं लिखें क्योंकि वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम जल्दी से आ जाते हैं। मैं आपको साथ साथ डेफिनेशन भी मार्क इस वजह से करा रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी मार्क भी करते हैं, ठीक है। अब जल्दी जल्दी हम आगे के टॉपिक्स देखते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। फिर बायोस्फीयर मैंने आपको वही बता दिया, ये बस आप थोड़ा बहुत रीड कर लीजिएगा, इसमें सिर्फ एग्जांपल्स दी हुई हैं। बायोम क्या होता है? बायोम भी अब कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन जहाँ पे एक स्पेसिफिक क्लाइमेट होता है। जैसे एंटार्क्टिका में हमेशा 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता, 6 महीने वहां पे सर्दियां, 6 या 9 मंथ्स वहां पे सर्दियां ही रहती हैं, 9 9 10 महीने वहां पे सर्दियां रहती हैं, और 1 2 महीने वहां पे जो है वो अ, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है, मतलब बहुत गर्मी नहीं पड़ती लेकिन वहां पे ठंड पूरा साल रहती है। तो वो एक स्पेसिफिक क्लाइमेट वहां पे, यानी कि वो रीजन्स, वो एरिया आपके अर्थ के आपका अर्थ तो बायोस्फीयर है ना, बायोस्फीयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है जहाँ पे स्पेसिफिकली वो क्लाइमेट, वो कुछ वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब वो स्पेसिफिक प्लांट सिर्फ वहीं पाए जाते हैं। जैसे अफ्रीका के जंगलात, जो वहाँ पे स्पेसिफिक किस्म के प्लांट्स वहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। लोग रिसर्च करने जाते हैं तो वहाँ पे ये सब ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका में बर्फ जमती है तो वहाँ पे ये क्लाइमेट वैसे ही मौजूद रहता है 9 10 महीने, ठीक है। और इसके अलावा रेन फॉरेस्ट में पूरा साल बारिश होती रहती है, ठीक है, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है। वो वहाँ पे मतलब बारिश मौसलाधार तो नहीं लेकिन इस तरह के हल्का हल्का, जैसे मॉइस्चराइज्ड वहां पे वेदर रहता है। जैसे वहां पे ड्राई वेदर नहीं होता रेन फॉरेस्ट के अंदर, तो वहां पे अ, जो है वो ये एक स्पेसिफिक किस्म का क्लाइमेट, हर रीजन का अपना अपना अलग होता है। यहाँ पे ड्राई वेदर है तो यहाँ पे ये एक, यहाँ पे यानी कि जो हम जिस एरिया में रह रहे हैं वो उस एरियाज में यानी कि हर एरिया का, मैं बस कहना ये चाह रहा हूँ कि हर एरिया में या डिफरेंट डिफरेंट जो जगहें हैं अर्थ के अंदर, वो अपनी क्लाइमेट की वजह से, अपने वेजिटेशन यानी प्लांट्स जो वहाँ पे पाए जाते हैं उनकी वजह से ये रीजन्स, ये एरियाज करेक्टराइज्ड होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि आप इनको डिवाइड कर देते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। जैसे अंटार्कटिका को आपने कोल्ड एरियाज में डिफरेंशिएट किया हुआ है, जो कोल्ड क्लाइमेट रीजन्स होते हैं, तो ये एक बायोम हो गया। हम ज्यादातर हम हॉट वेदर में, यानी कि हॉट ज्यादातर वेदर जो होता है वो यहाँ पे हॉट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती। तो हम ड्राई एरियाज में आते हैं, पाए जाते हैं, डेजर्ट वगैरह हो गया, ठीक है, डेजर्ट वगैरह वहां पे बहुत पूरे साल में हार्डली 1 से 2 दफा, वो भी चंद लम्हों के लिए बस बारिश होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती वहां पे, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक बायोम्स होते हैं। बायोम्स क्या है? सिर्फ एक ऐसे रीजन्स हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स जहाँ पे अलग अलग क्लाइमेट और वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक है। तो बायोम की डेफिनेशन आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देनी है, ठीक है। फिर अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं उसकी क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एक होते हैं बायोटिक, ए बायोटिक कंपोनेंट्स, एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। ए बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे नॉन लिविंग जो चीजें होती है ना वो आ जाती है, नॉन लिविंग। और बायोटिक कंपोनेंट्स में ऑब्वियसली लिविंग थिंग्स आती है, ठीक है। अब ए बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है? लाइट आता है, टेम्परेचर,
ठीक है, वाटर, सॉइल, एयर, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं और इनके बगैर आपको पता है हम जिंदा नहीं रह सकते। लाइट के बगैर, टेम्परेचर के बगैर, वाटर के बगैर, सॉइल के बगैर, एयर के बगैर। तो लाइट से क्या होता है, जाहिर सी बात है लाइट होगी तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाएंगे, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन उनके पास से बाहर आएगी और हम उस ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। लाइट नहीं होगी तो प्लांट्स जो होंगे वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, और फिर हम जब प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स लाइट की वजह से प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करते रहते हैं। ठीक है, 24 घंटे तो नहीं, लेकिन जब तक लाइट रहती है। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर की मैं बात करूं तो व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर जाहिर सी बात है हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में रहने के आदी हैं, इसी तरह प्लांट्स भी। बहुत ज्यादा टेम्परेचर में हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर में हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो जाहिर सी बात है हाँ, जो रहते ही पहाड़ी इलाकों में हैं, ठीक है, उनकी बॉडी पे आप जैसे जो एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, कुछ एनिमल्स जो हैं वो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ठीक है, तो उनकी बॉडी पे, जैसे अगर मैं पोलर वेयर की बात करूं तो वो एंटार्क्टिक रीजन्स में पाए जाते हैं, तो उनकी बॉडी पे अल्लाह ताला ने उनको एक बहुत थिक स्किन का एक गिफ्ट दिया है, और फिर उसके ऊपर बहुत बड़ी लेयर होती है हेयर की। ठीक है, उनके जो फर होते हैं, जो उनके ऊपर बाल जैसी जो चीज होती है व्हाइट कलर की, वो फर कहलाता है उनका। तो वो बहुत थिक होता है, तो इस वजह से वो सर्दी से बचे रहते हैं। ठीक है, अगर आप कोई नॉर्मल जो हमारे जो जानवर जो यहाँ पे पाए जाते हैं, अगर वो अंटार्कटिका में लेके चले जाओ आप लोग, तो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह कैमल्स वगैरह डेजर्ट डेजर्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है वाटर को स्टोर करने की। ठीक है, उनके बैक में होता है ये सब, बैक जो उसका उनका रीजन होता है उनमें एक प्रॉपर्टी होती है। तो जाहिर सी बात है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में रहने के आदी हैं। ठीक है, उनके पास ये अडेप्टेशंस हैं, उनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन हमारी बॉडीज में वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। हम अपने टेम्परेचर, हम एक टेम्परेचर में रहने के आदी हैं, हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर में नहीं रह सकते। ठीक है, अच्छा, एक्सट्रीम कंडीशंस में हम नहीं रह सकते। ठीक है, अच्छा, तो टेम्परेचर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। टेम्परेचर की वजह से आपकी बॉडी में जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स जो वर्किंग कर रहे होते हैं, हार्मोन्स वर्किंग कर रहे होते हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा या बहुत कम टेम्परेचर होगा, एंजाइम्स और हार्मोन्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं उन एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से। आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो सर्दियाँ पड़ने पे जो है वो हाइबरनेट कर जाते हैं, वो छुप जाते हैं अपनी हैबिटेट के अंदर, और फिर वो सर्दियों के आने के बाद निकलने, जैसे फ्रॉग्स हो गया, कुछ बर्ड्स हो जाती हैं, वो सारे ये जो है वो छोड़ देती हैं जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, वहां पे ये रीजन्स को छोड़ के दूसरे रीजन चले जाती हैं जहाँ पे सर्दी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव नहीं कर सकते, लाइफ कर पाते हैं। ठीक है, और वाटर, वाटर ऑब्वियसली वाटर एक सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर में हर चीज डिजोल्व हो जाती है। वाटर के बारे में तो आपको बहुत सारी चीजें खुद भी पता होंगी, आप इसको सिंपली आप रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। वाटर, अगर आपका 3/4 ऑफ द अर्थ जो है वो वाटर है, 3/4। ठीक है, तो वाटर के बगैर तो आप जिंदा रह ही नहीं सकते। ठीक है, वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपका सेल 90% किससे मिलके बना है, वाटर से। ठीक है, आपका सेल 90 to 80% किससे मिलके बना है, वाटर से। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इवन प्लांट्स का या एनिमल का सेल, किसी भी जो भी सेल वगैरह वो वाटर से मिलके बने। ठीक है, अच्छा, वाटर जाहिर सी बात है एक्सट्रीम कंडीशन में, अगर बहुत ज्यादा हॉट एरियाज हैं तो वहां पे जब बारिश होती है तो वाटर टेम्परेचर को कूल आउट कर देता है। ठीक है, वाटर की वजह से टेम्परेचर कूल आउट हो जाता है। ठीक है, अभी सर्दियां, जैसे अभी सर्दियां हो रही थी तो बारिशें वगैरह हो रही थी, आपको पता है ना, बारिशें हो रही थी तो टेम्परेचर और ठंडा हो गया ड्यू टू वाटर। ठीक है, अच्छा, वैसे वाटर भी एक तरह का फैक्टर प्ले करता है कि वो टेम्परेचर को जो है वो रेगुलेट करता है। वाटर भी, वाटर जहाँ जिस एरिया में वाटर नहीं होगा ना, उस एरिया का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होगा, ये आप नोट करिएगा। जैसे डेजर्ट वगैरह में वाटर नहीं होता तो वहां पे टेम्परेचर अमूमन गर्म ही देखा जाता है।
ठीक है। इसके अलावा वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो ज्यादातर चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है सिवाय कुछ चीजों के। ठीक है, जैसे ऑयल वगैरह हो गया, इन सब चीजों को डिसॉल्व नहीं कर पाता। ठीक है, उसके डिफरेंट जो है वो रीजंस हैं। लेकिन बहरहाल आप इसको खाली रीड कर लीजिएगा, इसमें बहुत आसान आसान चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी वो मैंने आपको बता दी। सॉइल, सॉइल जाहिर सी बात है आपकी अर्थ का पहला लेयर, जो आपकी अर्थ के ऊपर जो मिट्टी की लेयर होती है उसको सॉइल कहते हैं, जिसमें प्लांट्स अपनी रूट्स को जमा कर रखते हैं, उससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। उस सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं उसको प्लांट्स यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अगर वो सॉइल ही नहीं होगी, वहां पे मिनरल्स ही नहीं होंगे, तो प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू कर पाएंगे, है ना, प्लांट्स में। तो इस वजह से, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फ्लोरा एंड फोना। फोना का मतलब होता है एनिमल्स, बायोलॉजी की टर्म में फोना का मतलब होता है एनिमल्स, और फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, बायोलॉजी की टर्म में ये लिखा हुआ है, मेडिकल टर्म्स में ये प्लांट्स और एनिमल्स का मतलब होता है। इसका मतलब यानी कि आपकी सॉइल आपके फौना एंड फ्लोरा पे भी बहुत इफेक्ट करती है। ठीक है, अच्छा, फिर इसको भी आपने सिंपल रीडिंग करनी है। फिर ऑब्वियसली एयर, एयर में डिफरेंट, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, एयर में वो H2O भी होता है, वाटर के वेपर्स भी होते हैं। इसके अलावा आप ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सारी गैसेस होती हैं। और एयर अगर नहीं होगी तब भी हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हम ऑक्सीजन तो एयर में होती है और हम ब्रीथिंग कैसे करेंगे। नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वाटर वेपर्स होते हैं जो आपके एटमॉस्फेयर को मॉइस्चराइज रखते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन दो इंपॉर्टेंट गैसेस होती हैं, ठीक है, जो आपके प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और ये आपके इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसको जल्दी जल्दी नोट कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपको इतना लिखने की जरूरत ये सब नहीं है, इसको सिर्फ आपने रीड कर लेना है बस। ये मैं कट इस वजह से नहीं कर रहा कि आपने लिखना नहीं है, लेकिन आपने इसको रीड करना है। ठीक है, अच्छा, आपने सिर्फ ये वाला लिखना है, एबायोटिक कंपोनेंट्स की हेडिंग डालनी है, फिर आपने लिखना है, एक लाइन लिखनी है। मैं आपको लिखवा रहा हूँ, लिखें आप अपनी रजिस्टर पे लिखें, मैं लिख नहीं सकता क्योंकि मैं जो हूँ वो माउस यूज कर रहा हूँ, तो मेरी राइटिंग स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स की सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है। अब आपने ये वाला पैराग्राफ नहीं लिखना, ठीक है, ये पैराग्राफ नहीं लिखना, मैं जो आपको लाइन बोल रहा हूँ आपने वो लिखनी है। फॉलोइंग आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, फॉलोइंग आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, फॉलोइंग आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। फिर आपने यहाँ से शुरू करना है, लाइट से लेकर। ठीक है, ये आपने, मैं आपको थोड़ी थोड़ी हेडिंग शॉर्ट करवा देता हूँ। अच्छा, पहले आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर लिया, फोटोसिंथेसिस तक। ठीक है, फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका लाइट का एरिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है सवाल एबायोटिक कंपोनेंट्स का, और ये आता रहा है, ये याद रखिएगा, ये आता रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आएगा, और चांसेस हैं कि इस साल वो आपसे एबायोटिक कंपोनेंट्स पूछ ले। फिर आपने ये यहाँ से स्टार्ट करना है। अच्छा, ये आप पूरा ही कर लें, क्योंकि टेम्परेचर में कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको शॉर्ट करवा सकूं। ठीक है, फिर आप वाटर पे आए, और आप, ठीक है, यहां तक नोट कर लें, रेनफॉल तक। ठीक है, रेनफॉल तक आप नोट कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पे आप एक काम करें, यहाँ तक बस, ह्यूमस तक आप जो है वो नोट कर लें बस। ठीक है, फिर इसके बाद एयर पे आए।
आप यहां तक नोट कर लें, ठीक है। अब ठीक है, इतना शॉर्ट करवा दिया, काफी बड़ा था लेकिन ये इतना शॉर्ट करा दिया, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल टेस्ट हो सकता है, ये आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। फिर बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में तीन मेन बायोटिक कंपोनेंट्स हैं आपके, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप करते हैं, यानी कि लाइट एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करते हैं और उससे डिफरेंट कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्लांट्स, प्लांट्स या कोई बैक्टीरिया या कोई एल्गी, ठीक है। एल्गाई भी बोल सकते हो आप, एलजी भी बोल सकते हो, एल्गाई, ठीक है। बैक्टीरिया, एल्गाई, प्लांट्स, ये सारे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया में होता है, कुछ में नहीं होता। एल्गाई में क्लोरोफिल होता है। तो ये सारे क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया जिनमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिखा हुआ भी है यहाँ पे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एल्गाई और प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि ये लाइट एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप करते हैं और फिर फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ठीक है। और प्रोड्यूसर्स का यही काम होता है। फिर उसके बाद कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर्स इन प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स इन सॉरी कंज्यूमर्स इन प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जो इन्होंने फूड और एनर्जी प्रिपेयर की होती है उसको कंज्यूम कौन करता है, उसको इनटेक कौन करता है, कंज्यूमर्स करते हैं, ठीक है। एनिमल्स, ऑल अदर ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात, ये अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूमर्स फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम फूड प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर? नहीं, हमें बाहर से फूड इनटेक करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, दे गेट एनर्जी एंड फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर, यानी कि प्रोड्यूसर से एनर्जी और फूड लेते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर को खा के एनर्जी और फूड लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, कुछ आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, कुछ आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। ये कंज्यूमर्स की टाइप है। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल दूंगा। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली खाते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ठीक है। और टर्शरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। ये आपने ये लाइन याद रखनी है। प्राइमरी कंज्यूमर्स किनको खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, ठीक है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। और टर्शरी कंज्यूमर्स जो हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल बिल्कुल अच्छी सी समझ आएगी। लीव्स, लीव्स क्या है, ये दिख रहे हैं प्लांट्स, प्लांट्स क्या हैं, प्रोड्यूसर हैं। और कैटरपिलर, कैटरपिलर एक इंसेक्ट है, ये लीफ खाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। लेकिन ये कौन सा कंज्यूमर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, जो कि प्रोड्यूसर को खाता है। तो कंज्यूमर तो ये भी है ना, कंज्यूमर ये भी है, कंज्यूमर ये भी है, भी बताता हूं मैं आप लोगों को। कैटरपिलर एक कंज्यूमर हो गया, फिर फ्रॉग हो गया एक कंज्यूमर, ठीक है। ये फ्रॉग क्या करेगा, ये इस प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, तो ये कौन सा कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। तो ये स्नेक, स्नेक क्या करेगा, इस फ्रॉग को खाएगा, तो ये टर्शरी कंज्यूमर होगा, ठीक है। फिर ये वाला एक और कंज्यूमर हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर ये भी, अच्छा ये भी फिर टर्शरी कंज्यूमर के अंदर ही आता है, क्योंकि ये ईगल या आउल जो है, ईगल भी हो सकती है, आउल भी हो सकती है, क्योंकि ईगल और आउल की जो फूड होता है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। वो कार्निवोरस होते हैं। तो ये भी इसको जो है वो अ, खाएगा। तो ये भी टर्शरी, टर्शरी के बाद कोई फर्दर कोई वो नहीं है, यानी कि टर्शरी के बाद कोई डिवीजन नहीं है। तो मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ आपको, फिलहाल अभी इसको छोड़ें, इस आउल को छोड़ें फिलहाल। मैं अभी जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्लांट्स तो हो गए प्रोड्यूसर, क्योंकि फूड अपनी बॉडी के अंदर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ये अपनी बॉडी के अंदर फूड प्रिपेयर करेंगे लाइट के जरिए, लाइट को स्टोर करके। फिर इस प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, कैटरपिलर। फिर इस कैटरपिलर को कौन खाएगा, फ्रॉग। फिर स्नेक इस फ्रॉग को खाएगा। तो ये है, तो ये तीनों कंज्यूमर, क्योंकि अपनी बॉडी में फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते, लेकिन इनकी टाइप्स हैं। प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाता है,
सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है और टर्शियरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं, अगर अगर मैं अब इसको मिटा दूं, फॉर सपोज अब मैं इसको मिटाता हूं, अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल से के बारे में बात बताता हूँ। फॉर सपोज ये कंज्यूमर हो गया, ये कंज्यूमर हो गया, ये कंज्यूमर हो गया, यहाँ पे ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, यहाँ पे ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया और यहाँ पे ये टर्शरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। तो आप इनको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, मैं ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। वैसे जो प्राइमरी कंज्यूमर की जो डेफिनेशन है वो यही है कि द कंज्यूमर विच डायरेक्टली फीड ऑन प्रोड्यूसर, दैट इज एनर्जी एंड फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर, कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स, जैसे ग्रास हॉपर, कैटरपिलर्स, ठीक है। ये सारे हर्बीवोरस लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये सारे सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। अच्छा, टर्शियरी कंज्यूमर्स भी कार्निवोरस ही होते हैं, यानी कार्निवोरस जो मीट लवर्स होते हैं, ठीक है, मीट खाते हैं, जो गोश्त खाते हैं। तो यहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर्स, ये भी एक तरह का टर्शियरी कंज्यूमर आप कह सकते हो, ये भी टर्शियरी कंज्यूमर है। हाँ, और ये हमेशा सेकेंडरी कंज्यूमर रहेगा या प्राइमरी कंज्यूमर भी बन सकता है। वैसे प्राइमरी कंज्यूमर की डेफिनेशन जो है ना वो यही है कि मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए फ्रॉक को प्राइमरी कंज्यूमर बनाया था, ठीक है। अच्छा, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है, ये टर्शरी कंज्यूमर भी हो सकता है। इसी तरह ये सेकेंडरी भी हो सकता है, ये टर्शरी भी हो सकता है इस आउल को कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म खा जाए तो ये फिर सेकेंडरी हो जाएगा और वो टर्शरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान सी डेफिनेशन थी। फिर डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस पे जो फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो उसको डीकम्पोज करते हैं, ठीक है, वो सारे डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं, यानी कि इसमें बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर गोश्त वगैरह को थोड़ी देर गर्मियों में ऐसी खुला छोड़ दो तो उस पे फंगस लग जाता है। डेड मीट ही होता है एक तरह से, मतलब वो लिविंग थिंग तो होती नहीं है मीट भी, ठीक है। तो उस डेड लिविंग थिंग पे जो है वो फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं और उसको डिकम्पोज करना शुरू करते हैं, उसमें से फूड ऑब्टेन करना शुरू करते हैं और एक आहिस्ता आहिस्ता वो मीट या गोश्त जो होता है वो खराब हो जाता है। फिर आप कहते हो गोश्त खराब हो गया, वो क्या होता है? या जो डबल रोटी होती है, जो ब्रेड होती है, उस पर फंगस लग जाता है ज्यादा देर के लिए बाहर छोड़ो, तो वो डिकम्पोजर्स ही होते हैं जो उसके ऊपर आके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उससे अपना फूड ऑब्टेन कर रहे होते हैं, डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अब जल्दी से। ये बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। आप काफी बड़ा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो देखिए, वो आइदर शॉर्ट में पूछ सकता है, वो आइदर लॉन्ग में पूछ सकता है। तो ये आप जल्दी से डिकम्पोजर्स की, ओ सॉरी, बायोटिक कंपोनेंट्स यहाँ से लेकर आपने ये पूरा मार्क करते हुए आना है, क्योंकि इस ये हर वो इंडिविजुअली भी आपसे पूछ सकता है ना, वो कंज्यूमर की डेफिनेशन पूछ लेगा या प्रोड्यूसर की डेफिनेशन पूछ लेगा सिंपल खाली, तो आपको ये पूरा पूरा याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेगा तो वो पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास डिकम्पोजर्स हो गया यहाँ तक, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है, ये एक 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 देखोगे तो बहुत बड़ी नहीं है, ये आपको सवाल बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है। तो ये आप पूरा एज इट इज ऐसे ही याद करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको प्रोड्यूसर्स थोड़ा छोटा करवा देता हूँ, ये आप लाइन कट कर सकते हैं वाले से, ठीक है, ये नहीं। लेकिन अब बाकी जितनी चीजें कंज्यूमर्स में, डिकम्पोजर्स में लिखी हैं वो बस सिर्फ ये लाइन मैंने कट करवाई है, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये ले। ये थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था तो सिर्फ मैंने कट करवा दिया, ठीक है। बाकी सब एज इट इज ऐसे ही आएगा। चाहे तो आप ये वाली एग्जाम्पल बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर वो एग्जाम्पल एग्जामिनर ने मांग लिया तो आप ये वाली एग्जाम्पल बिल्कुल शो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको लिखना चाहिए, आप टर्सरी कंज्यूमर के बाद ये वाली एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम में आपको नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ ये लिखने को बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर आ जाए, साइकिल्स हैं कुछ हमारी, उन साइकिल्स को पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, इसमें भी वही सब बताया हुआ है, आप देख लें कि ये पूरा एक फ्लो है, एक एक तरह से एनर्जी का फ्लो है। जैसे फॉर सपोज सनलाइट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सनलाइट, तो इसकी सिर्फ आप रीडिंग कर लीजिएगा। इसको आप सिर्फ अपने थ्रू थॉरली रीड कर लेना है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें कोई इतनी इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट उस लिहाज से नहीं है कि इस पे कोई सवाल बन के आ सके, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको रिव्यू दे। अभी मैंने आपको जैसे बताया, सनलाइट लाइट जो है वो प्रोड्यूसर्स कैप्चर करते हैं, ग्रीन प्लांट जो होते हैं, फिर इनमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, फिर इसको कौन जो है वो खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कुछ एक्सक्रीशन करते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब पता है ना सबको, एक्सक्रीट आउट, कुछ अपना वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं, उनको स्वेटिंग होता है, या फिर खैर प्राइमरी कंज्यूमर्स तो नहीं होता, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर्स जो वेस्ट अपना अपनी बॉडी से इजेस्ट आउट करते हैं, और फिर रेस्पायरेशन भी करते हैं। जाहिर सी बात है, रेस्पिरेशन का उनका अपना एक मेथड है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये सारे वो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सक्रीशन के जरिए भी जो है वो एनर्जी बॉडी से आउटफ्लो कर जाती है। ठीक है, और फिर रेस्पिरेशन के जरिए भी यही होता है कि आप एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे होते हो बेसिकली। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर जाहिर सी बात है जब सेकेंडरी कंज्यूमर इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, तो ये भी एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं, ये भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, और ये अपने इन्वायरमेंट में रह के ये सब प्रोसेस कर रहे होते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो एक बॉडी की एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी इस एक मतलब इनकी अपनी बॉडीज में हो रही होती हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, फिर ये वापस साइकिल चलती रहती है। तो होता यही है कि ये एनर्जी का ट्रांसफर होता है बेसिकली इकोसिस्टम के अंदर, ये पूरा इकोसिस्टम है ना, मैंने अभी आपको बताया। तो इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर एक बॉडी से, एक लिविंग बॉडी से दूसरी लिविंग बॉडी के अंदर चलता रहता है। ठीक है, इसकी सिर्फ आपने रीडिंग कर लेनी है। ठीक है, बाकी इस पे मैं आपको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करा रहा। फिर आती है फूड चेन। व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन अभी मैंने आपको बताई, दिस इज फूड चेन। ये नजर आ रही है आपको फूड चेन? लीव्स, फिर उसको ग्रास हॉपर खाता है, फिर स्पैरो यानी कि कोई बर्ड खा लेती है, फिर उसको बर्ड को कोई ईगल खा लेती है। तो ये बेसिकली एक फूड की चेन है। दिस इज द फूड चेन, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। ये होता क्या है कि ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग इज नोन एज फूड चेन। यानी कि पहले प्लांट थी, ये डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फूड ट्रांसफर होता जा रहा है, पहले प्लांट, फिर स्मॉल फिशेस को लार्जर फिशेस खाती हैं, फिर लार्जर फिशेस को बर्ड्स खाती हैं। तो ये एक फूड चेन है बाकायदा। ठीक है, अच्छा, फूड चेन की आप डेफिनेशन लिख लें जल्दी से। द ट्रांसफर से लेकर फूड चेन तक, ये हो गई फूड चेन। और फूड चेन की अगर वो एग्जाम्पल आपसे बोलेगा, तो आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, प्लांट्स, फिर स्मॉल फिशेस, फिर लार्जर फिशेस। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल फूड चेन है ये। एक और एग्जाम्पल है, आप ये वाली भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कोट कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल हो गई। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गई, और ये फूड चेन की डेफिनेशन हो गई। दो दो एग्जाम्पल्स करवा दी, एक वन और एक टू, ये दो एग्जाम्पल्स आपने लिख लेनी है। ठीक है, अच्छा, फिर आती है फूड वेब। अब फूड वेब क्या होता है? जैसे बहुत सारी फूड चेन, जैसे अब मैं एग्जांपल दूं, इस प्लांट को फिशेस भी खा सकती हैं, इस प्लांट्स को कोई स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अच्छा ये तो खैर ओशन के प्लांट्स हैं, तो हम कोई दूसरे प्लांट्स की बात करते हैं। फॉर सपोज अगर ये बर्ड्स होती, फॉर सपोज एग्जांपल मान लो ये बर्ड्स है। ठीक है, फिर इनको कोई जो है वो जाहिर सी बात है कोई सेकेंडरी कंज्यूमर खाता, फिर उसको कोई टर्शरी कंज्यूमर खाता। ठीक है, अब इस प्लांट को सिर्फ बर्ड्स तो नहीं खा सकती, और भी कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं, जैसे कोई इंसेक्ट हो गया, ठीक है, कोई दूसरी किस्म की बर्ड हो गई। ठीक है, और प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोरस लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो,
ये एक फूड चेन है, जैसे ग्रास। फूड चेन मतलब एक फूड चेन तो एक सीरीज में होती है ना, फूड वेब। अब फूड वेब की बात बता रहा हूँ। फूड वेब में क्या होता है कि अगर एक ग्रास है, फॉर सपोज, ग्रास को ग्रास हॉपर भी खा सकता है, ग्रास को रैबिट भी खा सकता है, ठीक है। ग्रास को कोई इंसेक्ट भी खा सकता है, कोई दूसरा इंसेक्ट। कैटरपिलर की अभी एग्जांपल दी थी, कैटरपिलर, ठीक है। कैटरपिलर भी खा सकता है, फिर उस कैटरपिलर को कोई और खा सकता है, ठीक है। इस कैटरपिलर को लिजर्ड खा सकती है, ठीक है। इस ग्रास हॉपर को लिजर्ड खा सकती है। तो ये बेसिकली एक फूड वेब है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही किस्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म ही खा सकता है, कोई दूसरा किस्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म भी उस फूड मतलब उस लिविंग, जो भी आपका प्रोड्यूसर है या प्राइमरी कंज्यूमर है, उस पे फूड इनटेक कर सकता है, ठीक है। फूड वेब। यहां से आपने लिखना है, इन अ गिवन इकोसिस्टम, यहां तक आपने फूड वेब की डेफिनेशन मार्क कर लेनी है, और ये आपने एग्जांपल अपने रजिस्टर्स में लिख लेनी है, ठीक है। आसान है। फिर आते हैं कुछ पैरामिड्स, यानी कि अब बेसिस ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं। फॉर सपोज, ये सिर्फ मैं आपको समझा देता हूँ, इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी अपने सिर्फ रीडिंग कर लेनी है ऊपर से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है क्या कि आपने क्या किया, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं। फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो ग्रास होपर्स यहाँ पे दिखे हैं, ये थोड़ी कम जो हैं वो, जितने ज़्यादा प्लांट्स होते हैं उतने ज़्यादा प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होते। फिर उसके बाद बर्ड्स हो गई जो सेकेंडरी कंज्यूमर में आ गई, फिर इनकी जो पॉपुलेशन है वो और कम हो गई। फिर स्नेक्स आ गए, स्नेक्स टर्सरी कंज्यूमर, इनकी पॉपुलेशन और कम हो गई, ठीक है। बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन होती है वो प्रोड्यूसर्स की होती है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर की होती है, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर की होती है, फिर उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर की होती है। ये आपकी नेचर का एक क्या इसको कह सकते हैं कि ये आपकी नेचर इस तरह से बनी हुई है। जाहिर सी बात है, अगर प्रोड्यूसर्स ज्यादा हो जाएं कंज्यूमर से, सॉरी सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, कंज्यूमर्स अगर प्रोड्यूसर से ज्यादा हो जाएं तो फिर सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जब भी अल्लाह ताला ने प्रोड्यूसर्स की क्वांटिटी को ज्यादा रखा है और प्राइमरी कंज्यूमर्स की क्वांटिटी को कम, सेकेंडरी कंज्यूमर्स की क्वांटिटी को और कम, यानी कि पॉपुलेशन को और कम, और टर्शरी कंज्यूमर्स की पॉपुलेशन को और कम, और उसको भी अगर कोई और खा रहा है, जैसे यहाँ पे आउल खा रही है, तो इसकी पॉपुलेशन और कम हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे एक एडवांस्ड लेवल का इकोसिस्टम बताया हुआ है। यहाँ पे फॉरेस्ट हर जगह आपको नजर आएंगे, उसमें रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इनको खाएंगे वो और कम होंगे, फिर इनको खाने वाले और कम नजर आएंगे आपको, और इनको खाने वाले आपको बहुत ही ज्यादा कम नजर आएंगे, ठीक है। आप खुद ही सोचे ना, अगर ये वाली जो पॉपुलेशन है अगर ज्यादा होती, प्रोड्यूसर से भी ज्यादा होती, तो ना इसका जिंदा रहना, यानी कि जिंदा रहना फिर भी जिंदा तो रहती है ना चीजें, जैसे अगर ये बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में होती तो ये जिंदा नहीं रह सकते थे, जब ये जिंदा नहीं रहते तो ये जिंदा नहीं रहते, है ना। हर एक चीज एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, और फिर ऑब्वियसली ये भी नहीं रह सकते थे। एक दूसरे पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ से एनर्जी इसमें आती है, फिर एनर्जी इसमें आती है, फिर एनर्जी इसमें आती है, तो ट्रांसफर होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। फिर जब इस ये डेड हो जाता है, यानी कि ये मर जाता है, ये वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसको डीकम्पोजर्स आते हैं डीकम्पोज करने, फिर एनर्जी उनके पास ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। फिर इसी तरह वो एनवायरमेंट में जो है वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। आप इसको सिर्फ रीड कर लीजिएगा, ओके। अब बायो जियोकेमिकल साइकिल्स पे देते हैं। ये कुछ किस्म के साइकिल्स हैं जिसकी वजह से आपकी इन्वायरमेंट वर्क कर रहा है,
आपका एनवायरनमेंट सही तरीके से चल पा रहा है। उसमें पहली आती है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल, अगर मैं कार्बन की आपको एक अच्छी सी बात बताऊं ना, तो कार्बन जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, इसी तरह कार्बन एक एलिमेंट है। ठीक है, अब होता क्या है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है ना वो एग्जैक्टली 12 है। और बाकी जितने भी आप कभी पीरियोडिक टेबल खोलोगे ना, तो आपकी बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, उनका मास एग्जैक्टली मतलब होल नंबर्स में नहीं है। जैसे अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखोगे तो 16 है, तो 16 नहीं है, वो कुछ 15.98 करके कुछ है, तो उसको राउंड ऑफ करके 16 बनाया जाता है। इसी तरह सल्फर का मास जो है वो 23 है आई गेस, तो 23 पॉइंट करके कुछ है, होल नंबर में नहीं है। लेकिन कार्बन को देखोगे ना, तो कार्बन का मास आपको डायरेक्ट 12 नजर आएगा। 12 पॉइंट करके नहीं है, 12.00001 है, लेकिन वो हम उसको डायरेक्ट 12 ही लेते हैं, कोई पॉइंट्स में नहीं होता, तो एग्जैक्टली वो 12 के बराबर ही माना जाता है। तो जब भी कार्बन को हर एक एलिमेंट से कंपेयर किया जाता है, ठीक है, यानी कि कार्बन एक स्टैंडर्ड एलिमेंट है जिसको हम जितनी भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं ना, उनको कार्बन से कंपेयर करते हैं कि कार्बन जैसा स्टेबल बनने की कोशिश करते हैं कि कार्बन जितना स्टेबल है उतना स्टेबल कोई और दूसरा एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने आपको इस वजह से बताया क्योंकि कार्बन भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन एक स्टैंडर्ड एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका एटॉमिक मास एग्जैक्टली 12 है। ठीक है, अब होता यह है कि कार्बन ऑक्सीजन साइकिल क्या मुश्किल, इसमें इतना आसान चीज है कार्बन ऑक्सीजन साइकिल, ये मैंने आपको जो है वो रेस्पिरेशन में भी पढ़ाया था। ठीक है, कि क्या होता है, जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन, एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, कहाँ चला जाता है वो एनवायरमेंट में। ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन इनहेल करता है फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस? प्लांट्स। और फिर प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स रेस्पिरेशन के जरिए, हाँ, जब प्लांट्स रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैंने आपको बताया ना कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है, तो इसी तरह अगर हम प्लांट्स, जाहिर सी बात है, प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे, O2 को, यहाँ पे बताया हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ऑक्सीजन को ये एनिमल्स इनटेक करेंगे। कंबशन, जो घर में लकड़ियां जल रही होती हैं, ठीक है, जो इस तरह के घर होते हैं जहाँ पे लकड़ियां जलाओ, किसी भी चीज को जलाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आएगी। प्लांट रेस्पिरेशन भी का प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं बोल रहा, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तब भी एक्सहेल होती है। आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह से एटमॉस्फेयर में आ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कौन करता है, प्लांट्स वापस इनहेल करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की वजह से फिर ऑक्सीजन रिलीज होती है प्लांट्स की बॉडी के अंदर, और इस ऑक्सीजन को हम लोग इनटेक करते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तो हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स हम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, फिर जाहिर सी बात है ये एक पूरी साइकिल में चलता रहता है काम। ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन साइकिल यही है। ऑल द लाइफ इन द अर्थ इज बेस्ड ऑन कार्बन, इट इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड मेनी अदर सब्सटेंसेस दैट मेक अप लिविंग थिंग्स। द कार्बन कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड विच इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर। इतनी आसान बात लिखी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मौजूद होता है, कार्बन यहीं से आता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और फोटोसिंथेसिस की मदद से फिर ऑक्सीजन को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, वो अपने लिए फूड भी बनाते हैं और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। ठीक है, कार्बन इन द फॉर्म passes into a food chain, animal gets carbon by eating plants and animals। ठीक है, जाहिर सी बात है, अब हम भी तो प्लांट्स को खाते हैं, तो हमारी बॉडी में भी कार्बन का एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स respire and thus exhale carbon dioxide, whereas decomposers set the carbon dioxide free from dead bodies, it is also returned to air by combustion। अच्छा, बहुत आसान बात लिखी हुई है, देखें, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए इनहेल करते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकें, और फिर ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। फिर अगर जब ये प्लांट्स
और ये एनिमल जब मर जाते हैं तो इन पे डिकम्पोजर्स आते हैं, डिकम्पोजर्स इनको डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड वहां से भी निकालते हैं, अपनी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट करते हैं और वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। यानी कि हम कार्बन भी इनटेक कर रहे हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लंग्स के थ्रू बाहर निकालते हैं और वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन इनहेल करता है? प्लांट्स। फिर उससे ऑक्सीजन बनाते हैं और ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं। तो इतना आसान प्रोसेस है ये, इसको भी रीड कर लीजिएगा। अब मैं आपको कार्बन साइकिल थोड़ी बहुत आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब इसको नोट करें। ऑल द लाइफ, फिर यहां से लेकर फोटोसिंथेसिस तक पहले मार्क कर लें, ठीक है? फिर यहां से लेकर आपने यहां तक मार्क करना है, ये बनाने की जरूरत नहीं है। फिर एटमॉस्फेयर तक आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क करना है, ठीक है? ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल। फिर उसके बाद आती है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारा डीएनए, हमारा प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन की 3 साइकिल्स हैं और उसकी मतलब उसकी जो साइकिल है उसके 3 स्टेप्स हैं, ठीक है? उसकी साइकिल्स के 3 स्टेप्स हैं। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर है नाइट्रिफिकेशन, फिर है डी नाइट्रिफिकेशन के नाइट्रोजन से पूरा वापस नाइट्रोजन तक, ठीक है? नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे पहला स्टेप होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जिसमें जो नाइट्रोजन गैस होती है, जब बारिश वगैरह होती है ना, तो जो लाइटनिंग, जो बादल वगैरह में जो लाइटनिंग वगैरह, जो चमक धमक जो बादलों में हो रही होती है ना, जो बिजली वगैरह होती है, जब वो जब नाइट्रोजन गैस उसके साथ इंटरेक्ट करती है ना, तो वो नाइट्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स क्या होते हैं? एक तरह के केमिकल कंपाउंड होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन सिंपल N होगा तो नाइट्रोजन होगा, यानी कि N2 नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन के 2 एटम्स आपस में मिलेंगे तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे, और ये नाइट्रोजन गैस जो है वो इस फॉर्म में होती है हमारी एयर के अंदर। जब बिजली की वजह से, इस लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? नाइट्रेट्स में। और इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है? होता क्या है कि ये नाइट कैसे कन्वर्ट होती है? ये नाइट्रोजन जो है वो हमारी एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ मिल जाती है। उसको जब एनर्जी मिलती है इस लाइटनिंग की वजह से, तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और ये नाइट्रेट्स बन जाते हैं, ठीक है? और फिर ये नाइट्रेट्स, बारिश जब होती है तो बारिश के साथ साथ ये सॉइल के अंदर आ जाते हैं और ये नाइट्रेट्स की फॉर्म में सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर नाइट्रोजन को सॉइल में मौजूद बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह भी फिक्स करते हैं, यानी कि फिर वो और दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है? जब बारिश के साथ साथ ये नीचे आ जाता है, नाइट्रेट जो जब बन जाते हैं तो बारिश के साथ साथ नीचे सॉइल में आ जाते हैं, सॉइल में मौजूद बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करते हैं। और फिर इसको इनटेक कौन कर रहा होता है? जाहिर सी बात है प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर। और फिर अपनी बॉडी के अंदर प्लांट्स नाइट्रेट्स को स्टोर करते हैं और फिर जाहिर सी बात है वो उनको, प्लांट्स को कौन खा रहा होता है? हर्बीवोरस, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस where nitrogenous compounds of living organism convert into nitrates called nitrification. It is performed by microorganism live in soil. These nitrates are reabsorbed by plants and nitrogen cycle starts again. Protein of dead animals, excretory waste. For suppose example दे रहा हूं मैं, जाहिर सी बात है अब जब प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर इन नाइट्रेट्स को स्टोर करते हैं, ठीक है,
तो इन प्लांट्स को कौन खाता है? एनिमल्स खाते हैं। एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट भी तो होता है ना, तो वेस्ट प्रोडक्ट जब ये वापस सॉइल में करते हैं, तो इन सॉइल में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके अंदर भी क्या होते हैं? नाइट्रेट्स होते हैं। फिर उन नाइट्रेट्स को वापस प्लांट्स यूज करते हैं और ये नाइट्रोजन साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है एनिमल्स का, उसमें अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है और नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड्स होते हैं जो एनिमल के वेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा खाद वगैरह जो फर्टिलाइजर्स डालते हैं कभी सॉइल को फर्टाइल करने के लिए, तो इसी वजह से होता है। ठीक है, उस फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन को सॉइल में रखा जाता है, यानी कि फर्टिलाइजर को सॉइल में रखा जाता है ताकि जो है वो नाइट्रेट्स की क्वांटिटी सॉइल के अंदर बढ़ जाए। फिर उसके बाद डी नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस, यानी कि नाइट्रोजनस कंपाउंड्स वापस किस में चले जाते हैं? नाइट्रोजन, फ्री नाइट्रोजन के अंदर। डी नाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रेट्स के बाद वापस नाइट्रोजन, यानी कि जब जो नाइट्रेट्स होते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा था? नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो रही थी, और फिर नाइट्रिफिकेशन भी एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, जो एनिमल्स का वेस्ट हो गया, उसमें जो नाइट्रोजन होती है, उन कंपाउंड्स को किस में कन्वर्ट करना? नाइट्रेट्स में करना। और ये कौन करता है? ये भी कुछ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल के अंदर, और जाहिर सी बात है उन सॉइल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन वो कन्वर्ट करवाते हैं इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स को नाइट्रेट्स के अंदर, और ये नाइट्रेट्स को फिर प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वापस ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन में जो नाइट्रेट्स होते हैं, ये नाइट्रेट्स हैं, फॉर सपोज ये नाइट्रेट्स वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? नाइट्रोजन गैस के अंदर। इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, डीनाइट्रिफाई करना। ये भी एक किस्म के स्पेशल बैक्टीरिया ही करते हैं। ठीक है, एनारोबिकली रेस्पायर करके ये जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं। ये भी प्रोसेस जो है वो आपकी सॉइल के अंदर ही हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, ये तो आपका जो है वो हो गया नाइट्रोजन साइकिल का प्रोसेस। ठीक है, अब इसको मैं आपको मार्क करवा देता हूं। अच्छा, नाइट्रोजन साइकिल में अपने हेडिंग डालनी है, फिर ये यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अच्छा ये इतना बड़ा है नहीं, इतना सा पैराग्राफ है, तो यहां से लेकर आप यहां तक कर लें। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा छोटा कराने वाला है नहीं, तो मेरा मशवरा ये है, मैं आपको डायग्राम का नहीं बोल रहा, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। या आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। ठीक है, फिर आपने नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन भी इतना बड़ा नहीं है, ये इस पे बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है या वो इंडिविजुअली पूछ सकता है, तो इंडिविजुअली आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद डी नाइट्रिफिकेशन भी आपने पूरा ही मार्क कर लेना है, क्योंकि इसमें छोटा कराने वाला ऐसा कुछ है नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपने बतानी जरूरी है। अगर बोर्ड में यही आ जाता है तो फिर आपको एक एक चीज बतानी, अगर फॉर सपोज तो सिर्फ डी नाइट्रिफिकेशन पे नोट पूछ लेगा शॉर्ट में, तो फिर आपको बताना पड़ेगा ना, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पैराग्राफ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो जहां तक मैंने आपको मार्क करवाया है वहीं तक आपने मार्क करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूरी नाइट्रोजन साइकिल आ सकती है, या वो इंडिविजुअली एक एक शॉर्ट में पूछ सकता है, तो आपने ये सारी याद करनी है। फिर उसके बाद इंटरेक्शन इन द इकोसिस्टम। अब कुछ किस्म के जो हैं वो रिलेशनशिप्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, आपस के रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। अच्छा, पहले एक चीज मुझे देखने दें। सही है, ओके। सबसे पहला रिलेशनशिप होता है कंपटीशन।
कंपटीशन में क्या होता है, अगर आप जाहिर सी बात है, अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह पे रह रहे हैं तो उनको जिंदा रहने के लिए कुछ बिहेवियर परफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ बिहेव करना पड़ेगा, फूड इनटेक करना पड़ेगा उनको, शेल्टर, फूड, ठीक है, शेल्टर और फूड की जरूरत होती है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, ठीक है। और ये चीज हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस रिलेशनशिप पे किस उस पे जो है वो प्रोमोट करती है, किस चीज को, कंपटीशन को, कि हर एक को जिंदा रहने के लिए इस रिलेशनशिप को करना जरूरी होता है। क्योंकि कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे से कॉम्पिट कर रहे हो, कंपटीशन का मतलब स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल के जिंदा रहने के लिए, यानी कि जो आप कोशिश कर रहे हो जिंदा रहने के लिए, कि कहीं से, जाहिर सी बात है आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हो, कहीं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या कोई एनिमल्स, जाहिर सी बात है जब बर्ड्स के पास नेस्ट नहीं होता तो वो अपना नेस्ट सबसे पहले बिल्ड करती हैं हर जगह से चीजें ला के, और फिर वो फूड की तलाश में जाती हैं, ठीक है, जब उनको फूड की नीड होती है, ठीक है, तो ये फिर जिंदा रहने के लिए कर रही हैं, ठीक है। डिफरेंट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड और हैबिटेट के लिहाज से वो ये करते हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज एक्चुअली अ कोल्ड वॉर बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ कम्युनिटी ऑक्यूपाइंग द सेम हैबिटेट। एक ही हैबिटेट में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो फूड इनटेक करेंगे, जाहिर सी बात है जिंदा रहने के लिए वो एक दूसरे के साथ compete करेंगे, वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में, जाहिर सी बात वो क्या करेंगे, कंपटीशन के इस रिलेशनशिप में आ जाएंगे, कि इनफैक्ट अगर ऐसा हो जाएगा कि अगर कोई खाना जो है या फूड की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कार्निवोरस होंगे वो फिर हर्बीवोरस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना शुरू कर देंगे, और इस तरह से जो है वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो कंपटीशन जो है असल में फिर जाहिर सी बात है जो सबसे ताकतवर होगा वही सरवाइव कर पाएगा, लेकिन कम्युनिटी को अल्लाह ताला ने एक बैलेंस में रखा हुआ है। एक कंपटीशन का जो एक रिलेशनशिप है वो है, अभी भी है, लेकिन जो फूड की डेफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। एक नेचर का एक पूरा निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है, ये अल्लाह का निज़ाम है कि जो है वो जाहिर सी बात है रिस्क देना तो अल्लाह का ही काम है। तो जाहिर सी बात है वो जो हमारी नेचर है उसको भी तो अल्लाह ताला ने ही बनाया, तो उसका बैलेंस भी अल्लाह ने ही क्रिएट किया है। तो जाहिर सी बात है जो पॉपुलेशन और कम्युनिटी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ऐसी बिहेवियर्स परफॉर्म कर रहे होंगे ताकि वो जिंदा रह सकें, फूड ऑब्टेन कर सकें और हैबिटेट में पीसफुली रह सकें, ठीक है। ये कंपटीशन का मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। फिर आता है प्रेडेशन। प्रेडेशन एक ऐसा एक ऐसा जो है वो प्रोसेस होता है जिसमें कार्निवोरस एनिमल्स जो हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं और जिंदा रहते हैं और उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्राइमरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर की एग्जांपल दी थी, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर की एग्जांपल दी थी, वो यही थी, ठीक है। प्रेडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच कैप्चर्स एंड किल्स अलाइव एनिमल्स फॉर इट्स फूड, द एनिमल बीइंग किल्ड इट्स कॉल्ड प्रे। हाँ, जिस एनिमल को खाया जाता है मार के वो प्रे कहलाता है, और जो ये काम करता है वो प्रेडेटर कहलाता है, ठीक है। प्रेडेटर कौन होते हैं? सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स, जो मैंने आपको अभी बताए थे, ठीक है। और कुछ प्लांट्स भी प्रेडेटर होते हैं, ठीक है। कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं कुछ जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो वो भी एक तरह के प्रेडेटर्स होते हैं, ठीक है। सर्च करिएगा कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में तो आपको मिल जाएंगे नेट पे, बहुत सारी चीजें, वीडियोस भी मिल जाएंगी। फिर आता है सिम्बियोसिस। एक रिलेशनशिप होता है। सिम्बियोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में कंट्रीब्यूट कर होते हैं। फॉर सपोज ए और बी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपस में साथ रहते हैं, ठीक है, ये आपस में साथ रहते हैं। सिम्बियोसिस के डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉर सपोज अगर ए और बी एक प्लांट है, एग्जांपल दे रहा हूं,
या मान लो ये प्लांट है, P फॉर प्लांट, और C फॉर साइनोबैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया मैंने आपको बताया था। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये दोनों आपस में साथ मिलके रह रहे हैं एक ही जगह पे, तो सिम्बियोसिस, ये इस रिलेशन को सिम्बियोसिस कहते हैं। बेसिकली इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस कहते हैं। कि जब दो या दो से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में साथ मिल के जुड़ के रहते हैं, ठीक है, और या तो दोनों को फायदा पहुंचेगा, इसको भी इसको भी, या किसी एक को फायदा पहुंचेगा, फॉर सपोज सिर्फ एक को फायदा पहुंच रहा है और इसको कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, या फिर सिर्फ ए को फायदा पहुंच रहा है लेकिन बी को नुकसान हो रहा है, बी को नुकसान हो रहा है। तो ये सारे जो रिलेशनशिप होते हैं ये सिम्बियोसिस में आते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर सपोज अगर ये सिम्बियोसिस जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सिम्बियोसिस। ठीक है, सिम्बियोसिस मतलब एक रिलेशनशिप होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो एक साथ रहते हैं, और या तो वो एक दूसरे से बेनिफिट लेंगे, फायदा लेंगे, या वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। फॉर सपोज पैरासाइटिज्म, अगर ए और बी आपस में एक साथ रह रहे हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, पैरासाइटिज्म में क्या होता है, एक बंदे को फायदा पहुंचता है और दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, एक बंदे को फायदा पहुंचता है, दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है मॉस्किटो, मॉस्किटो हमारी बॉडी से फूड ऑब्टेन करता है, हमारा ब्लड को सक करता है, और उसको फायदा पहुंचता है और हमें नुकसान पहुंचता है। ठीक है, हमें डिफरेंट डिजीज हो जाती हैं मॉस्किटो की वजह से। ठीक है, मलेरिया, डेंगू वायरस, ठीक, डेंगू फीवर, ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारे डिजीज मॉस्किटो की वजह से होते हैं, और ये एक रिलेशनशिप है पैरासाइटिज्म। ठीक है, जिसमें हम कौन होते हैं, होस्ट होते हैं, और ये कौन होता है, जाहिर सी बात है जिस बॉडी से फूड ऑब्टेन कर रहा होता है। जैसे ए जो है वो बी से फूड ऑब्टेन कर रहा है, लेकिन बी से इसको कोई फायदा हासिल नहीं है, बल्कि इसको उल्टा नुकसान हो रहा है, तो बी इज द होस्ट। इसी तरह अगर मच्छर और हम मैन की एग्जांपल लें, तो हमें फायदा नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है, तो हम होस्ट हो गए। ठीक है, और जो ये वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसको कहते हैं पैरासाइट। क्या कहते हैं, पैरासाइट। जब भी इस रिलेशनशिप का नाम है पैरासाइटिज्म। फिर इसके अलावा जो बैड बेड बग्स होते हैं, जो खटमल वगैरह होते हैं, वो भी तो यही पैरासाइट्स ही होते हैं। ठीक है, फिर आता है कॉमनलिज्म। कॉमनलिज्म में क्या होता है, ए और बी अगर एक साथ रह रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक साथ रहने की इस वजह से बात बता रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मली कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमारी बॉडी में हर वक्त जो है वो मॉस्किटो नहीं रहता। लेकिन मॉस्किटो क्योंकि एक एक्टो पैरासाइट है, जो सिर्फ बाहर से, पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ बाहर से अटैक करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। फिर कुछ एंडो पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, ठीक है, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट्स बॉडी पे नहीं रहते, लेकिन ये पैरासाइटिज्म होता है फिर भी। एंडोपैरासाइट बाकायदा बॉडी के अंदर रहते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर आता है कुछ कॉमनलिज्म। कॉमनलिज्म क्या होता है, व्हाट इज कॉमनलिज्म। कॉमनलिज्म में अगर ए और बी रह रहे हैं एक साथ, तो अगर ए को फॉर सपोज फायदा पहुंच रहा है, तो बी को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, यानी कि बी को ना फायदा पहुंच रहा है ना नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, ए अप ए फूड ऑब्टेन कर रहा है बी से, लेकिन बी को ए से ना कोई फायदा हासिल हो रहा है और ना कोई नुकसान, तो ऐसा रिलेशनशिप कॉमनलिज्म कहलाता है। ठीक है, स्पायरोकाइटी एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया की, स्पायरोकाइटी, जो कि हमारे दांतों के जो है वो
लिविंग यहाँ पे अगर लिखा हुआ है, गुड एग्जांपल इज स्पायरोकाइटिया काइंड ऑफ स्पाइरल शेप बैक्टीरिया लिविंग बिटवीन आवर टीथ टू ऑब्टेन फूड बट कॉजेज नो हार्म टू अस। हमारे दांतों के दरमियान ये स्पायरोकाइटी पाया जाता है और हमारे दांतों में कोई नुकसान नहीं होता, यानी कि हमें कोई नुकसान नहीं होता लेकिन उस बैक्टीरिया को फायदा होता है। ना हमें कोई नुकसान है ना हमें कोई फायदा है। ठीक है, फिर आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म अब रह क्या गया, ए और बी। फॉर सपोज अगर ये इस तरह से दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर एक दोनों आपस में एक दूसरे से फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, ए को भी फायदा हो रहा है और बी को भी फायदा हासिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है, राइजोबियम लिव इन द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स। लिग्यूमिनस प्लांट्स कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और उनकी रूट्स में रहते हैं। ठीक है, उनकी रूट्स में रह के ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, नाइट्रेट्स नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना नाइट्रोजन साइकिल में, वो कुछ प्लांट्स की रूट में भी रहते हैं, तो प्लांट्स के साथ भी रह रहे होते हैं और प्लांट्स को भी फायदा पहुंचा रहे होते हैं और खुद भी फायदा हासिल कर रहे होते हैं। प्लांट से भी फूड ऑब्टेन करते हैं और प्लांट्स को बदले में नाइट्रेट्स भी दे रहे होते हैं, तो दोनों को फायदा होता है म्यूचुअलिज्म में। अब हम आ जाते हैं इनके ऊपर जल्दी जल्दी से, अब इसको नोट कर लें। इंटरेक्शन विद इकोसिस्टम, हेडिंग आएगी इंटरेक्शन विद इकोसिस्टम। यहां से लेकर आपने सबसे पहले ये आएगा, यहां तक। ठीक है, यहां तक आप कंपटीशन लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद प्रीडेशन, प्रीडेशन आप यहां से लेकर आप अच्छा ये प्रेडिक्शन आप पूरा ही लिख लें, ठीक है, नोट इस पे बिल्कुल आ सकता है। फिर आता है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस पे भी एक डिटेल नोट वो पूछ सकता है, तो सिम्बियोसिस में आप यहां से लेकर सिम्बियोसिस में आप लिख लें। वैसे इतने बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं है तो सिम्बियोसिस पूरा आ जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो जब भी मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कर लें, फिर आप पैरासाइटिज्म को यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। ठीक है, और ये तो पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, और ये भी पूरा ही आएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, फिलहाल मैं भी इस वीडियो को यहाँ तक रखता हूँ, बाकी का चैप्टर मैं आपको इसके पार्ट 2 में बता दूंगा। ठीक है।